बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्यूएम में चैप्टर नंबर 3, मैथमेटिकल प्रोग्रेशन। मैथमेटिकल प्रोग्रेशन, सीक्वेंस या सीरीज एक ही बात है। यहाँ पर जो हम लोग अपने सिलेबस में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो दो किस्म की प्रोग्रेशंस हैं। एक है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरी है हमारे पास जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, सीक्वेंस या सीरीज से मुराद होता है कि ऐसी अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स कि अगर आप उसको कहीं पे भी स्टॉप कर दो ना तो उससे अगली वैल्यू का आपको पता चल जाएगा कि अगर इसके बाद कोई वैल्यू होती तो वो वैल्यू ये थी। सपोज अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास फर्स्ट टर्म, इसमें जो हमारे पास नंबर्स होते हैं ना उनको हम लोग कहते हैं टर्म्स। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। जैसे हम लोग कहते हैं ना फर्स्ट स्टूडेंट, सेकेंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट। इसी तरह वो जो हम लोगों ने सीक्वेंस ऑफ नंबर बनाया हुआ होता है उसमें से फर्स्ट नंबर को हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मेरे पास फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है मेरे पास 7, थर्ड टर्म है मेरे पास 11, तो क्या आप बता सकते हो नेक्स्ट टर्म कौन से होने वाली है मेरे पास? नेक्स्ट टर्म कौन सी होने वाली है मेरे पास? 15। नेक्स्ट टर्म कौन सी होने वाली है? 19। अब अगर आप लोग गौर करो ना तो 3 में मैंने 4 ऐड किया, 7, 7 में 4 ऐड किया, 11, 11 में भी 4 ऐड किया, 15, 15 में 4 ऐड किया, तो नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी? अब देखो मैं नहीं बता रहा आप लोगों को, लेकिन आपने खुद ही गेस कर लिया कि इसके बाद आने वाली टर्म्स कौन सी होंगी। ये है एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ नंबर। इसी तरह से अगर मैं आपसे ये कहूं कि फर्स्ट टर्म है 5, नेक्स्ट टर्म है 10, नेक्स्ट टर्म है 20, अगली टर्म कौन सी होगी? नेक्स्ट टर्म होगी 40, अगली टर्म कौन सी होगी? 80, नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी? अच्छा, ये कैसे पता चला आप लोगों को? अब क्या किया मैंने 5, 10 और 15 बोलता ना तो आप 5 5 ऐड करते जाते। ओके, मैंने 5, 10, उसके बाद 20 बोला, आपको पता चल गया कि एडिशन तो नहीं हो रही, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर यहां पर देखें, मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 40। अब आप हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको अगली टर्म मिल जाती है। एम आई राइट? ये भी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ही है। आप लोग इजीली गैस कर पा रहे हो कि अगली टर्म कौन सी होने वाली है। हमारे लेक्चर्स में, हमारे इस चैप्टर में, सिलेबस में यही टर्म्स हैं जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन करनी है। तो एक छोटा सा इजी सा चैप्टर है, इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। तो हम लोग ना इसको जरा डिटेल में जाकर देखते हैं कि मैथमेटिकल प्रोग्रेशन के अंदर, और ये चीजें आप लोग अपने पास जरा नोट कर लीजिएगा। मैथमेटिकल प्रोग्रेशन, सीक्वेंस या सीरीज। हमने कहा ये हमारे पास दो किस्म की होंगी। द फर्स्ट वन इज arithmetic progression and the next one is geometric progression. Arithmetic progression and geometric progression. अच्छा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग कहते हैं इन शॉर्ट एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को इन शॉर्ट एपी एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को इन शॉर्ट जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन में अक्सर ऐसा होता है, आपसे क्या दिया जाता है? इज इन एपी, इज इन जीपी। तो एपी मीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है। अच्छा, दोनों ही सीक्वेंस अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स हैं।
लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस किस चीज का है कि अगर हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे ना, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई एक कांस्टेंट नंबर तमाम टर्म्स में या तो ऐड हो रहा होगा या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। कोई एक कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर in previous term to form new term। कि कोई भी न्यू टर्म मतलब न्यू नंबर को बनाने के लिए प्रीवियस नंबर में वो एक कांस्टेंट नंबर आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो इस तरह से बनने वाली अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बात क्लियर? अब देखें, जैसे अब एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी एक प्रोग्रेशन ले लें, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म है 5। अच्छा, आपको 5 से नहीं पता चलेगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। फिर 5 से नहीं पता चलने वाला आपको। फिर मैं यहां पर अगर नेक्स्ट टर्म लिख लूं 10, अच्छा फर्स्ट टू टर्म से भी आपको कभी नहीं पता चलने वाला, कि जब तक मैं ना बताऊं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक, कभी भी टू टर्म से नहीं पता चलेगा। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एटलीस्ट 3 टर्म्स होनी चाहिए। तो अगर मैं इसके साथ जहां पर लिख दूं 15, अब कंफर्म हो गया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ऑलराइट, क्या कि डिफरेंस आपको सेम मिल रहा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है ना, वो सेम होता है। तो आप देखें 5 और 10 के दरमियान डिफरेंस कितना है? 5। 10 और 15 के दरमियान डिफरेंस कितना है? 5। और ये असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है? असेंडिंग ऑर्डर, मतलब स्मॉलर टू ग्रेटर। तो इसमें एडिशन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर हो रही है। तो आपने ना उस कांस्टेंट नंबर को आइडेंटिफाई करना है कि बेसिकली मैं प्रीवियस टर्म में क्या ऐड कर रहा हूं और न्यू टर्म बन रही है। क्या ऐड कर रहा हूं मैं? 5। तो ये एक कांस्टेंट नंबर है 5। अब हमने आगे इस सीक्वेंस को कंटिन्यू करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? 15 में 5 ऐड करो, 20, तो न्यू टर्म बन गई आपके पास 20। इसी तरह 20 में 5 ऐड करो, क्या आ जाएगा? न्यू टर्म बन गई आपके पास। और इसी तरह आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? सब बच्चों को क्लियर हो गई ये बात? तो हमारा जो सबसे पहला काम होता है ना, वो यही होता है कि कोई भी प्रोग्रेशन सीक्वेंस या सीरीज गिवन हो तो उसको आइडेंटिफाई करना कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। जब हम लोग जाते हैं ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम लोग कर रहे होते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। अच्छा, उसके बाद बिल्कुल वैसे ही ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इन प्रीवियस टर्म्स टू फॉर्म न्यू टर्म्स। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर, ये बिल्कुल वैसी स्टेटमेंट इधर लिख लेना। ऑल राइट, तो क्या लिखोगे यहां पर?
multiplication or division of a constant number in previous terms to form new term is known as ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की अगर हम लोग एग्जांपल लें, अच्छा इसी को ही ना मैं मतलब कन्वर्ट कर लेता हूं। जैसे अभी मैंने आप लोगों से कहा कि देखें, अगर मैं सिर्फ 5 लिखता हूं ना, आप कभी भी नहीं आइडेंटिफाई करोगे। इवन के अगर मैं साथ में 10 भी लिख दूं तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ओके, थर्ड टर्म ने सही वाला रिलेशनशिप बताना होता है। तो देखो 5 और 10 तो मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी लिखा था, लेकिन मैंने उसको एपी में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन अगर मैं इसकी थर्ड टर्म यहां पर जाकर 20 लिख दूं, अब 20 बता रहा है कि डिफरेंस सेम नहीं है। एम आई राइट? देखो ना, 5 और 10 के दरमियान डिफरेंस है, जबकि 10 और 20 के दरमियान डिफरेंस है। तो क्या कोई कांस्टेंट नंबर है? नहीं। जब कांस्टेंट नंबर नहीं है एडिशन में, तो फिर एपी तो नहीं बन सकती। तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 हो गया, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 हो गया। तो नेक्स्ट वैल्यू में जाके क्या लिखूंगा? अब देखो ये जो 2 है ना, ये कांस्टेंट नंबर है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मल्टीप्लाई मतलब आप देखो कि ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रही है वैल्यू। एम आई राइट? असेंडिंग ऑर्डर में जा रही है तो मल्टीप्लीकेशन से, और डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रही हो तो डिवीजन से। क्लियर? तो ये वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू क्या बन जाएगी? 40। नेक्स्ट वैल्यू क्या बन जाएगी? एंड सो ऑन, चलते रहेंगे इनफाइनाइट नंबर्स तक, जहां तक दिल चाहे आप सीक्वेंस सीरीज बना सकते हैं। तो आई होप कि यहां तक आपको यह पता चल गया है कि आपने एपी और जीपी को आइडेंटिफाई कैसे करना है। एम आई राइट? अच्छा, फिर हम लोगों ने कहा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो डिफरेंस होता है ना वो सेम है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो डिफरेंस है ना वो सेम है। तो हम लोगों ने जो पहला, सबसे पहला काम करना होता है, मोस्टली केसेस में तो हमें बता दिया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है खुद से करना पड़ता है कि हमने ना इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। क्या चीज? कॉमन डिफरेंस। और हम इसको डिनोट कर रहे होते हैं स्मॉल डी के साथ। कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट कर रहे होते हैं स्मॉल डी के साथ। अच्छा, डिफरेंस फाइंड करना है। ये बेसिकली वो कांस्टेंट नंबर है जो आप लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपने वो फाइंड करना है। ये वो कांस्टेंट नंबर है जो आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया हुआ होता है। अच्छा, अगर मैं इसी एग्जांपल में आपसे पूछूं कि भाई कॉमन डिफरेंस क्या है, अब देखो बेसिकली मैं आपसे डिफरेंस पूछ रहा हूं, लेकिन वो तमाम टर्म्स के दरमियान डिफरेंस एक जैसा है। इस वजह से हमने उसको क्या कह दिया? कॉमन डिफरेंस। कि तमाम टर्म्स के दरमियान आने वाला डिफरेंस एक जैसा है, इसलिए हमने उसको कॉमन डिफरेंस का नाम दे दिया। और ये बेसिकली वो कांस्टेंट नंबर है जिसकी हम लोगों ने डेफिनेशन में जिक्र किया था, जो हम लोगों ने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है टर्म्स के दरमियान। तो हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा कांस्टेंट नंबर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर देखें हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, यहां पर क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास? 5। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं आपको इस 5 का पता कैसे चला? 10 - 5। क्या जरूरी था कि आप 10 - 5 ही करते? क्या आप 15 - 10 भी कर सकते थे? आप 20 - 15 भी कर सकते थे? मतलब ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई भी टर्म उसमें से उसके प्रीवियस टर्म माइनस कर दो तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे ही है ना? तो अगर कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए मैं यहां पर आपसे ये कहूं, जर्नली हम लोग जरा बात करने जा रहे हैं कि मेरे पास ना 3 टर्म्स हैं, ए, बी एंड सी। लेकिन अब ए बी सी से तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये पी है, जी पी है, सीक्वेंस है अभी या नहीं है। तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि इज इन एपी, इज इन। जब मैंने आपको बता दिया कि इज इन एपी, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इनके दरमियान डिफरेंस सेम होगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बताओ,
तो आप मुझे क्या वैल्यू बताओगे? आप मुझे क्या वैल्यू बताओगे? देखो भाई, ए माइनस बी नहीं करना, ए माइनस बी नहीं करना। मतलब मैं यहाँ पे 5 - 10 इज इक्वल टू, तो -5 आ जाएगा। तो वो तो ये बताएगा कि जैसे मैंने माइनस करना है, 5 में से -5 करूं तो आंसर तो 0 आना चाहिए, जबकि मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 10। तो इस बात का ख्याल रखना है। तो डिफरेंस कैसे फाइंड करना है कि फर्स्ट टर्म के अलावा, फर्स्ट टर्म नहीं पिक कर सकते क्योंकि उससे प्रीवियस कोई टर्म नहीं है जिसके साथ मैं कंपैरिजन कर सकूं। तो फर्स्ट टर्म के अलावा आपने कोई सी भी टर्म चूज करनी है और उसका डिफरेंस मतलब उसको माइनस कर देना है उसकी प्रीवियस टर्म के साथ। तो आप लोग क्या करोगे? अब यहां पर ए बी सी में कॉमन डिफरेंस फाइंड करना हो तो आप मुझे क्या कहोगे? बी माइनस, तो आपको एक कांस्टेंट नंबर मिल जाएगा। एम आई राइट? तो जरूरी था कि आप बी माइनस ए ही करते? क्या कर सकते थे आप यहां पर? सी माइनस बी भी कर सकते थे। क्या दोनों का आंसर डिफरेंट होगा? नहीं, इक्वल है। तो हम लोग यहां पे कर दें कि बोथ आर इक्वल। ऑलराइट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एमसीक्यूज के अंदर 3 टर्म्स देगा, कोई सी भी 3 टर्म्स, उसमें ना कुछ मिसिंग वैल्यूज होंगी और आपसे कहेगा कि वो मिसिंग वैल्यू फाइंड करके दो और साथ में बता देगा कि दीज टर्म्स आर इन एपी। इट मींस दैट कि उनके दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम है। तो आपने जो फार्मूला अप्लाई करना है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना इज इक्वल टू थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर देना, और जाकर जो भी मिसिंग वैल्यू हो या जो कोई भी मिसिंग टर्म हो वो आप लोगों ने जाके फाइंड कर लेनी है। किसी को कोई डाउट? ऑल क्लियर? अच्छा, अब हम लोग चलते हैं जरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरफ। तो अगर यहां पे गौर करें ना तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको डिफरेंस सेम नजर नहीं आ रहा। तो जब सेम नहीं है तो फिर कॉमन डिफरेंस तो नहीं हो सकता। तो ये याद रखिएगा कि कॉमन डिफरेंस सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस नहीं होता। ऑल राइट? किसी को कोई डाउट? तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर हमारे पास कॉमन रेशो पाई जाती है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारे पास कॉमन रेशो पाई जाएंगी। कॉमन रेशो, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल आर के साथ। कॉमन रेशो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होती, ये इसका ताल्लुक सिर्फ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से है। और कॉमन डिफरेंस सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, इसका ताल्लुक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से नहीं है। ऑलराइट? अच्छा, कॉमन रेशो से क्या मुराद है? कॉमन रेशो से मुराद है एक ऐसा कांस्टेंट नंबर जो आप प्रीवियस टर्म में मल्टीप्लाई करते हो तो आपको न्यू टर्म मिल जाती है, उसे हम लोग कहते हैं कॉमन रेशो। अच्छा, ये जो एग्जांपल हम लोगों ने लिखी 5 10 20 40 एंड 80, तो आप बता सकते हो कि वो कौन सा नंबर था जो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं? तो कैसे पता चला आप? 10 डिवाइडेड बाय 5। शाबाश, क्या जरूरी था कि मैं 10 डिवाइडेड बाय 5 ही करता? 20 डिवाइडेड बाय 10, क्या जरूरी है 20 डिवाइडेड बाय 10 ही करूं? 40 डिवाइडेड बाय, तो अगर मैं आपको यहां पर ये कह दूं कि मेरे पास ए बी सी इज इन नाउ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो आप मुझे आर की वैल्यू कैसे फाइंड करके दोगे? कि अगर मैंने कॉमन रेशियो इसमें फाइंड करना हो तो आप मुझे क्या कहेंगे कि आर की वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूं? अब देखो, यहां पर भी आप फर्स्ट टर्म नहीं ले सकते क्योंकि उससे प्रीवियस कोई टर्म नहीं है। तो फर्स्ट टर्म के अलावा कोई भी टर्म पिक कर लो, जैसे हमने बी को पिक किया और इसको डिवाइड कर देना उसकी, तो आपको कॉमन रेशियो मिल जाएगी। अब अगर आप लोग देखें, मैं 10 डिवाइडेड बाय 5 करूं तो आंसर 2, मैं 20 डिवाइडेड बाय 10 करूं तो आंसर 2, अगर मैं 40 डिवाइडेड बाय 20 करूं तो भी आंसर 2। अब ऐसा नहीं है जैसे 2 कांस्टेंट नंबर, सेम सेम, इसलिए इसको कॉमन रेशो बोला हमने। और इसी तरह अगर इसको इक्वल करूं किसके?
सी ओवर बी के। अब ये फार्मूला भी यूज हो सकता है कि आपको थ्री टर्म्स दी जाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग वैल्यूज होंगी और आपसे कहा जाएगा इज दीज थ्री टर्म्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। तो ऐसी सिचुएशन में आपने याद रखना है कि अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो इसके दरमियान रेशो की वैल्यू सेम होगी, और आप लोगों ने फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है कि बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी। एनी डाउट? ऑल क्लियर? अच्छा, अब ना हम लोग सिर्फ इसमें से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर आते हैं कि हम लोग जब इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं ना, जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा कि आपको ना एक सीक्वेंस बना के दे देगा। जैसे यहां पर देख लेते हैं, हमारे पास सीक्वेंस है 5, 10, 15, 20, 25। 3 4 5 टर्म्स आपको खुद बता देगा और आपसे कहेगा फाइंड इट्स 20th टर्म, फाइंड्स इट्स 30th टर्म। मतलब वो कहता है 3 4 5 टर्म्स तो ये हैं, अगर मैंने जंप कर जाना हो डायरेक्ट 20th टर्म पर तो 20th नंबर पर इसकी कौन सी टर्म आएगी। अब एक मेथड तो ये है कि बैठ जाओ 5 10 15 20 25 30 35 है, और दूसरा मेथड क्या है, थोड़ा स्मार्ट वर्क, फार्मूला अप्लाई कर दो और आपको फिर चाहे 200th टर्म ही क्यों ना कहे विद इन सेकेंड्स फाइंड करके दे दोगे, फिर आपको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे हम लोग कहते हैं nth टर्म। nth से मुराद एनी नंबर ऑफ टर्म। तुम मुझसे 10th टर्म पूछो, 15th टर्म पूछो, 20th टर्म पूछो, 50th टर्म पूछो, मैं फौरन से बता दूंगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमने इसमें किसी भी नंबर की टर्म को फाइंड करना हो जिसे हम लोग कह रहे हैं nth टर्म, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे nth टर्म। nth टर्म मींस एनी नंबर ऑफ टर्म। nth से मुराद वो नंबर ऑफ टर्म होगा जो हम लोगों ने फाइंड करना होगा। nth टर्म फाइंड करने के लिए अच्छा इसको ना जरा हम लोग एक सीक्वेंस के साथ लेके चलते हैं ताकि आपको एक आसानी से ना चीज समझ आ सके। जैसे हमारे पास सीक्वेंस था 5। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर लेना, बाद में लिख लेना, उसके लिए मैं टाइम दे दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा फोकस कर लेना इधर। 5, इसके बाद 5 के बाद अगली टर्म क्या थी, इससे अगली टर्म क्या थी, इससे नेक्स्ट टर्म क्या थी 20, और नेक्स्ट हम लोग ऐसे चलते जाएंगे। अच्छा, ये जो फर्स्ट टर्म होती है ना, वो चाहे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो चाहे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो, उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से। ये अब हमेशा याद रखना कि फर्स्ट टर्म को डिनोट किया जाएगा ए के साथ। ऑलराइट। अच्छा, अब नेक्स्ट टर्म बनानी है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों ने क्या कहा था कि वो जो डिफरेंस की वैल्यू है ना, जो अभी आप लोगों ने फाइंड किया है कॉमन डिफरेंस, कितने का कॉमन डिफरेंस आ रहा था, 5 का कॉमन डिफरेंस आ रहा था। हमने कहा कि वो डिफरेंस अगर हम प्रीवियस टर्म में ऐड करें तो न्यू टर्म बन जाती है। जैसे आपको 5 का पता चल गया तो 5 में जैसे ही 5 ऐड किया तो न्यू टर्म बन नहीं गई 10। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरी फर्स्ट टर्म है ए, तो अगली टर्म कैसे बनती है, ए प्लस। अब क्या हमेशा कॉमन डिफरेंस 5 होगा? तो जब जर्नल वे में बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि भाई फर्स्ट टर्म में अगर तुम डी को ऐड कर दो तो नेक्स्ट टर्म बन जाएगी। एम आई राइट? एम आई राइट? ऐसे ही किया ना हम लोगों ने कि फर्स्ट टर्म में जिसे हमने ये कहा उसमें उसके कॉमन डिफरेंस को ऐड किया तो न्यू टर्म बन गई। तो अगर मैं यहां पर मौजूद होऊंगा तो फर्स्ट टर्म ए, तो सेकंड टर्म कैसे बनेगी, ए प्लस डी। अब फिर जब थर्ड टर्म के लिए हम लोग गए तो फिर ए प्लस, मतलब अब आप लोगों ने 10 में ऐड किया कॉमन डिफरेंस तो 15 बन गया था। एम आई राइट? तो अब क्या करना है, सेकंड टर्म में अगर डी ऐड कर दो। अब सेकंड टर्म क्या है आपके पास, ए प्लस डी, यहां तक लिखिए मैंने सेकंड टर्म।
ऑलराइट, थर्ड टर्म बनाने के लिए क्या करूं, एक डी और इसमें ऐड कर दो, तो अब ये थर्ड टर्म बन गई। क्या ऐसा नहीं है जैसे 5 फर्स्ट टर्म प्लस 5 एक मर्तबा डी प्लस 5 दूसरी मर्तबा डी इज इक्वल टू 15। बात क्लियर, कोई डाउट? गुड। तो फोर्थ टर्म अगर मैंने बनानी हो तो वो मेरे पास कैसे बनेगी फोर्थ टर्म? सिंपल सा है ना, थर्ड टर्म प्लस डी। फोर्थ टर्म बनानी हो तो प्रीवियस टर्म लो, प्रीवियस टर्म कौन सी है, थर्ड टर्म, उसमें क्या करो, एक डी को ऐड कर दो। तो यहां पे क्या लिखूंगा, ए प्लस डी प्लस, अच्छा यहां तक लिखी मैंने थर्ड टर्म, अब फोर्थ टर्म के लिए डिफरेंस ऐड कर दूं। क्या आपको ये सीक्वेंस समझ आया? अच्छा इसको ना जरा सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करें तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए, सेकंड में क्या आ जाएगा, ए प्लस, ऑलराइट। अच्छा ये थर्ड वाली कैसे लिखूंगा, ए प्लस, अच्छा नेक्स्ट क्या लिखूंगा, ए प्लस, अच्छा इसके बाद अगर कोई टर्म होती तो वो क्या आ जाती, ए प्लस, उसके बाद होती तो ए प्लस 5D। ऑलराइट, अच्छा ये देखो, ये जो ए है ये तो है आपके पास फर्स्ट टर्म, ये आ गई आपके पास फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये, अच्छा जरा मेरी बात गौर से सुनना, ऐसा नहीं लग रहा कि अगर मैं फोर्थ टर्म में हूं तो डी के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, थर्ड टर्म में हूं तो डी के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सेकंड टर्म में हूं तो डी के साथ 1 मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि जो मर्जी टर्म हो डी को उससे एक नंबर कम के साथ मल्टीप्लाई करता है, कैसा नहीं लग रहा? अच्छा सपोज अगर मैं यहां पर आपसे ये कहूं कि अब मुझे बताओ मेरे डेटा में 10th टर्म का फार्मूला क्या बनेगा, तो आप मुझे क्या कहेंगे, ए प्लस, क्या तमाम बच्चों को यह बात समझ आ गई? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ ना आई हो? अच्छा अगर मैं आपसे यहां पर यह कह दूं कि भाई मेरे पास nth टर्म का फार्मूला क्या बनेगा, हाँ जी, nth टर्म का फार्मूला क्या बन जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1D। अब अगर मैं चाहता तो nth टर्म के नीचे डायरेक्ट ये फार्मूला लिख के आपको वैल्यूज पुट करवा देता। अब बेसिकली मैं कॉन्सेप्ट पे गया कि हमने इस फार्मूले को बनाना कैसे होता है। ऑलराइट, ये थी इस फार्मूले की फॉर्मेशन कि इस तरह से ये फार्मूला काम कर रहा होता है। तो nth टर्म का फार्मूला हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या आंसर आएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए से मुराद फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, एन से मुराद कौन सी टर्म आपने फाइंड करनी है उसका नंबर, और डी से मुराद उस प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। अब मुझे बताओ अगर मैं आपको ये टर्म दे रहा हूं 5 10 15 20, ये सीक्वेंस मिला, कौन सी टर्म जाके हम फाइंड करें? अब कोई भी टर्म आप कहोगे ना इजीली फाइंड हो जाएगी, कोई भी नंबर बोलो, 16th, 16, सपोज अगर मैं यहां पे लिखूं 16th टर्म, तो कैसे इसका आंसर आएगा, फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 इंटू, और डी की वैल्यू क्या थी, 5। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 80। तो 16th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 80, इजीली जाके फाइंड कर लिया हम लोगों ने। एनी डाउट? अच्छा यहां पर यह भी हो सकता है कि आपको वो टर्म बता दी जाए और आपसे पूछा जाए इसका नंबर कौन सा है, टर्म बता दी, पहला पहला क्वेश्चन क्या था, नंबर बता दिया कि इस नंबर पर टर्म क्या होगी, तो हमने कहा 80 आएगा इस पर। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपको टर्म बता दें कि भाई ये वाली टर्म है,
बताओ कौन से नंबर पर है, तब भी फार्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ फर्क क्या आ जाएगा, n मिसिंग हो जाएगा। और nth टर्म आपको पता होगी। सपोज कोई सी भी एक टर्म बोलो, कोई सी भी एक टर्म बोलो, 72 5 का मल्टीपल नहीं है। सपोज के जहां पर मेरे पास टर्म आ रही है 270, आपसे पूछा गया 270 हमारे डाटा की कौन सी टर्म होगी, तो आपने nth टर्म को रिप्लेस कर देना है 270 से, nth टर्म को रिप्लेस कर देना है 270 से, इज इक्वल टू a की वैल्यू 5 प्लस n आपने बताना है, तो कैलकुलेटर में हम लोग एक्स पुट कर लेंगे, n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय जिस प्रोग्रेशन की हम बात कर रहे हैं उसमें कॉमन डिफरेंस क्या है 5, तो मल्टीप्लाइड बाय 5। अब अपने कैलकुलेटर की हेल्प ले लें आप, यहां पर आप लिखें 270 इज इक्वल टू 5 प्लस n की जगह पर x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, देन द n इज, अब ये क्या कह रहा है, 54th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 270। गॉट इट? तो दोनों सिचुएशंस आपको समझ आ गए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।